नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जो सीएम योगी ने नवीन को दी बधाई। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बधाई दी है सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने की बधाई दी गई। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाइयां दी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि संगठन ने नितिन नवीन पर जो भरोसा जताया वह सराहनीय है। साथ ही उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने पर शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा और जनसेवा और राष्ट्रहित के नए आयाम भी स्थापित हो गए। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी ने नवीन को दी बधाई। जो इस दौरान दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालेंगे पर बधाई भी दी है। तो वहीं आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन को दी बधाई। एक ऐसी जगह जहां तकनीक और उद्योग मिलकर भविष्य की तस्वीर बदल रहे हो, जहां करोड़ों का निवेश प्रदेश के नक्शे को नया आकार दे रहा हो और हर नए प्रोजेक्ट से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हो। जी हां, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक बड़ा पल आया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे। ये कदम न सिर्फ राज्य के औद्योगिक विकास को तेज करेगा, बल्कि भारत को तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने वाला है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक ऐसा हब जहां हर बिल्डिंग, हर मशीन और हर फैक्ट्री नए सपनों को आकार दे रही हो, जहां तकनीक और निवेश मिलकर प्रदेश की तस्वीर बदल रही हो। तो यही यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भविष्य लिखा जा रहा है। 11,000 करोड़ रुपए की 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के साथ ये सिर्फ भूमि आवंटन नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। सेमीकंडक्टर से लेकर पीसीबी और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स तक यहां बनने वाले उद्योग प्रदेश को देश के तकनीक मानचित्र पर नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यूपी बन रहा हाईटेक हब का केंद्र। 11,000 करोड़ रुपए का निवेश, 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ा बदलाव, तकनीक, उद्योग और भविष्य का नया केंद्र। उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे। इससे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को नई ताकत मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े निवेश की शुरुआत हुई है। आइए जानते हैं कि परियोजनाएं क्या हैं और कैसे बदल सकती हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा निवेश किया जा रहा है। बोधिसत्व ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना में लगभग 532 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा में सुधार लाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में ये कदम उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी हब बना सकता है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र निवेश और उद्योग का नया हब बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के लिए औपचारिक भूमि आवंटन पत्र सौंपे। HCL, फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम, इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड 48 एकड़ भूमि, 3,706 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर इकाई। एसेंट सर्किट 16 एकड़ भूमि, 3,250 करोड़ रुपए की PCB इकाई। अंबर एंटरप्राइजेस 100 एकड़ भूमि, 3,532 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाई। इन परियोजना का कुल निवेश 11,000 करोड़ रुपए है, जो राज्य में उच्च तकनीक उद्योग को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना पहली प्राथमिकता है। ये कदम न केवल प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि यूपी को तकनीकी और औद्योगिक रूप से मजबूत बनाकर देश के नक्शे पर नई पहचान दिलाएगा। पूरी आत्मविश्वास से भरे हुए हमारे सभी सम्मानीय निवेशकगण, मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को अपने निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए आज यहाँ पे आपको लेटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से आज ये प्रक्रिया भूमि आवंटन की आपको यहां पर की जा रही है, जिसमें मेजर्स इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड HCL फॉक्सकॉन का एक जो ज्वाइंट वेंचर है
इन सब को यह उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन के कार्यक्रम को, पीएम साहब के विजन को, जिसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेसर्स एसेंट सर्किट प्राइवेट लिमिटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए इन्हें भी वहां पर भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें फ्लेक्सिबल पीसीबी, सेमीकंडक्टर सब्ट्रैक्ट्स के उत्पादन के कार्यक्रम को ये लोग वहां के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है नंबर इंटरप्राइजेस, इसमें भी इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से यह कॉपर क्लेड लेमिनेटर यानी पीसीबी असेंबलिंग, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस आदि के बारे में इनका उत्पादन वहां पर आगे बढ़ेगा। ये परियोजनाएं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा देंगी। उच्च तकनीक, उद्योग विकास और राज्य में नई उत्पादन प्रक्रियाएं और आधुनिक तकनीक स्थापित होगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, व्यवसायों के लिए व्यापारिक अवसर और पूरे प्रदेश के लिए आर्थिक मजबूती का रास्ता खुलेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास की ये बड़ी खबर साफ संदेश देती है। राज्य न सिर्फ उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहा है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र अब तकनीक, उद्योग और शिक्षा का नया हब बनने जा रहा है। तो वहीं नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंजीनियर की मौत का मामला एमजेड वॉशिंगटन का मालिक गिरफ्तार किया गया। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताते चले, नोएडा सेक्टर 150 स्थित निर्माणाधीन बेसमेंट में भरे पानी में गिरकर युवराज की मौत मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। वहीं प्रकरण की जांच के लिए एडीजी मेरठ जोन के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया। इसमें मंडलायुक्त मेरठ, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी भी शामिल है, जो अपनी जांच रिपोर्ट 5 दिन में सीएम को सौंपेंगे। इसी प्रकरण में नोएडा प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम को भी हटा दिया गया है। तो यहां आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जो कोई मदद नहीं करता था इंजीनियर की, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है। इंजीनियर के मौत का यह पूरा मामला, जहां एमजेड वॉशिंगटन का मालिक गिरफ्तार किया गया, नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बता दें, नोएडा सेक्टर 150 स्थित निर्माणाधीन बेसमेंट में भरे पानी में गिरकर युवराज की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। प्रकरण की जांच के लिए एडीजी मेरठ जोन के नेतृत्व में आपको बता दें ये संज्ञान लिया गया, और साथ ही आपको बता दें प्रकरण की जांच के लिए एडीजी मेरठ जोन के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। इसमें मंडलायुक्त मेरठ, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी भी शामिल है, जो अपनी जांच रिपोर्ट में 5 दिन सीएम को, आपको बताते चले, सीएम को सौंपेंगे ये रिपोर्ट। तो वहीं आपको बताते चले, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं युवराज का गुनहगार कौन है। मॉल पर बिल्डर निर्माण साइट पर यह लापरवाही सामने आई। नोएडा अथॉरिटी समय रहते एक्शन नहीं लिया। वहीं नोएडा का प्रशासन, जहां पहले भी हादसे का सुध नहीं लिया गया, जहां रेस्क्यू को पहुंची टीम बचाने की बजाय तमाशबीन बनी रही। तो वहीं लापरवाही को लेकर जेई भी सस्पेंड कर दिए गए। इंजीनियर की मौत पर सीएम का यह सख्त रुख, जो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे, जहां अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। मॉल में बिल्डर से रिपोर्ट तलब की गई। तो वहीं आपको बताते चले, पुलिस ने पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें पहला नाम बिल्डर एमजे विश टाउन प्लानर लिमिटेड और दूसरा लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का है। हादसे की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल घटना के स्थल पर बैरिकेड कर दिए गए हैं ताकि कोई घटना ना हो, पर सवाल अब भी यही उठता है कि ये सावधानी पहले क्यों नहीं बरती गई, ये बैरिकेड पहले क्यों नहीं लगाए गए। युवराज की घटना से पहले एक ट्रक भी इसी पानी में गिर गया था, तो वहां मौजूद एक स्थानीय ने ट्रक ड्राइवर को बचा लिया। तो वहीं आपको बताते चले, ये पूरा मामला जिसका संज्ञान भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। साथ ही इस दौरान एसआईटी भी गठित की गई है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा रहे हैं युवराज का गुनहगार कौन। नोएडा प्रशासन पहले भी हादसे का सुध नहीं लिया गया। तो वहीं पुलिस ने पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें पहला नाम बिल्डर एमजे विक्सटाउन प्लानर लिमिटेड और दूसरा लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का है। वहीं हादसे की जांच अब की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल घटना के स्थल पर बैरिकेडिंग कर दिए गए ताकि कोई घटना ना हो, पर सवाल अभी यही उठता है कि ये सावधानी पहले क्यों नहीं बरती गई, ये बैरिकेडिंग पहले क्यों नहीं लगाए गए। युवराज की घटना से पहले एक ट्रक भी इसी पानी में गिर गया था, वो वहां मौजूद एक स्थानीय ने ट्रक ड्राइवर को बचा लिया। तो वहीं आपको बताते चले इंजीनियर की मौत का ये पूरा मामला जो एमजेड वॉशिंग टाउन का मालिक भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 150 स्थित निर्माणाधीन बेसमेंट में भरे पानी में गिरकर युवराज की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। प्रकरण की जांच के लिए एडीजी मेरठ जोन के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। इसमें मंडलायुक्त मेरठ, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी भी शामिल है, जो अपनी जांच रिपोर्ट में 5 दिन में सीएम को सौंपेंगे। इसी प्रकरण में नोएडा प्राधिकरण सीईओ लोकेश को भी हटा दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने जो इंजीनियर की मौत का ये पूरा मामला जहां सख्त होती नजर आ रही है योगी सरकार, साथ ही एक्शन भी लिया गया, एसआईटी का गठन भी कर दिया गया। एमजेड वॉशिंग टाउन मालिक गिरफ्तार किया गया। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने किया है गिरफ्तार। तो वहीं आपको बता दें नोएडा सेक्टर 150 स्थित निर्माणाधीन बेसमेंट में भरे पानी में गिरकर युवराज की मौत के मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। साथ ही प्रकरण की जांच के लिए एडीजी मेरठ जोन के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी कर दिया गया। इसमें मंडलायुक्त मेरठ, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी भी शामिल है, जो अपनी जांच रिपोर्ट में आपको बता दें 5 दिन में सौंपेंगे सीएम को यह रिपोर्ट। इसी प्रकरण में नोएडा प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम को भी हटा दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें पुलिस ने पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें पहला नाम बिल्डर एमएजे वॉशिंगटन प्लानर लिमिटेड और दूसरा लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का है। हादसे की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल घटना के स्थल पर बैरिकेडिंग कर दिए गए ताकि और कोई भी घटना ना हो, आपको बता दें फिलहाल, और साथ ही ताकि और कोई घटना ना हो। पर सवाल अब भी यही उठता है कि ये सावधानी पहले क्यों नहीं की गई और ये बैरिकेडिंग पहले क्यों नहीं लगाए गए। युवराज की घटना से पहले एक ट्रक भी इस पानी में गिर गया था, वो वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बचा लिया। वहीं आपको बताते चले इंजीनियर की मौत पर सीएम का ये सख्त रुख देखने को मिला। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया गया है, जहां मेरठ जोन एडीजी के नेतृत्व में 5 आपको बता दें जांच किए जा रहे हैं। वहीं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां लापरवाही को लेकर जेई भी सस्पेंड कर दिया गया। अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मॉल रोड के बिल्डर से रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो वहीं आपको बताते चले इंजीनियर की मौत पर सीएम का यह सख्त रुख, जहां सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को भी हटाया गया और साथ ही जांच में के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन किया गया है। वहीं सीएम योगी ने मामले का लिया संज्ञान। इंजीनियर की मौत पर सीएम का यह सख्त इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण बहल जुड़ चुके हैं। प्रवीण, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी इस मामले में सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया, अब तक क्या कार्रवाइयां हुई है? को बता रहे कि ये जो 28 की घटना को 28 की घटना है, आपको बता दें कि इसमें जो इंजीनियर है 27 वर्षीय की डूबकर मौत हो गई थी। उसके बाद जो है सीएम के संज्ञान में आते ही उन्हें सबसे पहले जो एक्शन लिया वो नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ है लोकेशन, उनको तुरंत निलंबित किया। उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है एनडीआरएफ को आने के लिए बोला, क्योंकि शव जो उसका है शुक्रवार की शनिवार की सुबह जो निकाल लिया गया था, लेकिन उसकी गाड़ी थी वो तालाब में अभी तक भी तालाब के अंदर है। आज सुबह करीब 10 बजे से एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार सर्च अभियान चला रही है, लेकिन उसकी गाड़ी का अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एनडीआरएफ जो है इस 3 दिन क्या करती रही, जो आज आकर उन्होंने सर्च अभियान चलाया है, लेकिन अभी तक भी गाड़ी का पता नहीं चल पाया। जी मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी बेसमेंट में पानी भरने की जानकारी पहले भी थी, तो साइट को पहले सील क्यों नहीं किया गया? हेलो प्रवीण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केजीएमयू लव जिहाद मामले में जांच तेज। 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर आरोपी नमीज फोन लैपटॉप बरामद करने का प्रयास करेगी पुलिस। तो वहीं आपको बताते चले केजीएमयू में डॉक्टर का किया था यौन शोषण, जिसे लेकर पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ लखनऊ में केजीएमयू लव जिहाद मामले की जांच अब तेज हो गई है। आरोपी रमीज को पुलिस ने 48 घंटे के रिमांड पर लिया है। पुलिस उसकी फोन और लैपटॉप बरामद कर सबूत जुटाने का प्रयास करी। वहीं मामला केजीएमयू के लिए एक डॉक्टर द्वारा यौन शोषण के आरोप से जुड़ा ये बड़ा मामला माना जा रहा है, जिसे लेकर आपको बताते चले। साथ ही इस दौरान पुलिस अब सबूत जुटाने में जुटी हुई है। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद मामले की जांच अब तेज हो गई। आरोपी रमीज को पुलिस ने 48 घंटे के रिमांड पर लिया। पुलिस उसकी फोन और लैपटॉप बरामद कर सबूत जुटाने का प्रयास करी। वहीं मामला केजीएमयू के एक डॉक्टर द्वारा यौन शोषण के आरोप से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले लव जिहाद का मामला, जिसपे अब लगातार पुलिस जांच करती हुई रमीज को 48 घंटे की पुलिस रिमांड। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या है ये पूरा मामला। एमडी पैथोलॉजी का छात्र का शारीरिक शोषण, शादी का झांसा देकर किया गया शोषण। साथ ही आपको बता दें शादी की बात पर इस्लाम अपनाने का दबाव भी बनाया गया। रमीज में इसने जबरन कराया पीड़िता का गर्भपात, निजी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकियां भी दी गई। जांच में पीएफआई कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के मामले से भी कनेक्शन जो है जोड़ा जा रहा है। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं जहां जांच में पीएफआई कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। ये क्या है ये पूरा मामला हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट के मामले से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। साथ ही एमडी पैथोलॉजी की छात्रा का शारीरिक शोषण, शादी का झांसा देकर किया गया शारीरिक शोषण। वहीं शादी की बात पर इस्लाम अपनाने का दबाव भी बनाया गया। रमीज ने जबरन कराया पीड़िता का गर्भपात, निजी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। जांच में पीएफआई कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के मामले से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी रमीज को 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर क्यों लिया गया और मुख्य फोकस किन सबूतों पर है? देखिए पूजा, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो दिल्ली में अब जो जांच है वो एसटीएफ को सौंपी गई और एसटीएफ नए सिरे से पूरी जांच को शुरू से शुरू करेगी कि किस तरीके से पूरे जो संगठित अपराध है उसको किस तरीके से शुरू किया गया और किस तरीके का जो एंगल है, यानी कि पहले रमीज से एसटीएफ बात करेगी, पूछताछ करेगी और उसके बाद जो पीड़िता है उसके बाद बातचीत करेगी और कहीं ना कहीं कुलपति समेत जितने भी जो लोग हैं पूरी घटनाक्रम में जो सम्मिलित है, यानी कि जिन लोगों ने पूरी घटनाक्रम की जांच की थी, यानी केजीएमयू प्रशासन के जो लोग थे वो उन सभी से अलग अलग एसटीएफ पूछताछ करेगी। इस तरीके से जब उनकी जांच शुरू हुई थी, प्रारंभिक जांच थी, तो प्रारंभिक जांच में किस चीजों पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया और किस तरीके से अब जो आगे की जो रणनीति है एसटीएफ की वो उस पर कहीं ना कहीं आगे चर्चा होगी। और इसीलिए अगर बात की जाए केजीएमयू के स्टाफ, जो स्टाफ बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं पूरी घटनाक्रम में, क्योंकि कहीं ना कहीं पैथोलॉजी का जो स्टाफ था वहां पर जो आरोपी डॉक्टर रमीज है और विक्टिम, यानी कि दोनों लोग उसकी सेम पैथोलॉजी में काम करते थे और कहीं ना कहीं उनके आचरण को लेकर के जो वहां के स्टाफ है, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे यूपीएसटीएफ बातचीत कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शियों का की जो पूछताछ होती है उनसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें निकल करके आती है। तो साफतौर पर एसटीएफ की जो जांच है वो प्रारंभिक रूप से शुरू होगी और किस तरीके का एंगल का पीएफआई कनेक्शन की अगर बात की जाए तो पीएफआई कनेक्शन पर भी कहीं ना कहीं बात की जा सकती है, दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड भी बात की जा सकती है। तमाम विषय हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएफआई का भी कनेक्शन इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पीएफआई और जो अवैध धर्मांतरण जिस तरीके से जो अवैध धर्मांतरण के जो मामले से शामिल जिसमें मुख्य आरोपी है उसको लेकर के भी जो तमाम विषय है वो यूपी जो एसटीएफ है वो अपनी प्रारंभिक जांच में सभी जो सबूत है वो जुटाएगी और उसके बाद अलग अलग पहलुओं से सभी की जांच करेगी और जांच में क्या कुछ चीज निकल करके आती है वो यूपीएसटीएफ के द्वारा सिर्फ एक ब्रीफ डिस्कशन दिया जाएगा। तो पूरे साफ तौर पर जिस तरीके से प्रारंभिक जांच
यूपी एसटीएफ ने शुरू की है और साफ तौर पर प्रारंभिक जांच में जो सभी जितने भी लोग हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए उनसे अलग अलग पूछताछ की जाएगी, बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर पाएगा। पूजा जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस, अभिमुक्तेश्वरानंद को मेला प्राधिकरण का नोटिस जारी किया गया, जहां अभिमुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे में मांगा गया जवाब। नोटिस में एससी के विचाराधीन केस का जिक्र भी सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी पट्टाभिषेक पर रोक, वहीं शंकराचार्य पद के लिए पट्टाभिषेक पर थी रोक। तो वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने के मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए पालकी से जाने से आपको बता दें रोकने का मामला अब गर्मा गया है। इस मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं माघ मेला प्रशासन की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इसमें उनसे शंकराचार्य पद का इस्तेमाल करने को लेकर सवाल भी खड़े किए गए। माघ मेला प्राधिकरण ने उपाध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस में ज्योतिष पीठ शंकराचार्य पद को लेकर चल रहे केस का जिक्र भी किया है। वहीं मेला अधिकारी की ओर से भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का प्रोटोकॉल न दिए जाने को लेकर बड़ी बात की गई है। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है जहां शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। ठीक, उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।